हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल शिक्षा द एजुकेशन पॉइंट पर। पिछली वीडियो में हमने अपनी 10th क्लास की हिंदी की बुक क्षितिज के काव्य खंड के अंतर्गत पाठ 6 के पहले भाग यह दंतुरित मुस्कान के भावार्थ और प्रश्नोत्तरों को समझा था। इस वीडियो में उसी कविता के दूसरे भाग जिसका शीर्षक है फसल, जो कि नागार्जुन जी द्वारा लिखी गई है, उसके भावार्थ को समझेंगे। यदि प्रथम भाग आपने नहीं सुना है तो आपके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, आप पहले जाकर उस वीडियो को भी सुन लें। और इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं अपना इस शीर्षक की कविता जिसका नाम है फसल। प्यारे बच्चों, फसल का नाम सुनते ही, जैसे ही हम फसल शब्द को सुनते हैं तो हम सभी के दिमागों में एक इमेज क्रिएट होती है, एक छवि बनती है कि लहलहाते खेत होते हैं, अलग अलग तरह के अनाज उगाए जाते हैं और वह खाने पीने की चीज़ें हमारे लिए उपयोगी होती हैं। तो फसल यहाँ तक ही नहीं होती है कि किसी किसान ने खेत में बीज बो दिया, पानी दे दिया और कुछ समय बाद उसमें अनाज पक गया। उसमें किसानों की बहुत मेहनत होती है, बहुत हार्ड वर्क होता है और भी कई सारे साधन जुटते हैं, तब जाकर वह फसल में अनाज आता है और वह हमारे घरों तक पहुंचती है। तो आइए इस कविता के माध्यम से कवि हमको कुछ इसी तरह की बातों को समझाना चाह रहे हैं। छोटी सी कविता है पर बहुत अच्छी है, आसान भी है, आपको शब्दार्थ भी इसके बहुत कठिन नहीं लगेंगे और अर्थ भी इसका बहुत आसान है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम इस कविता के अर्थ को शुरू करते हैं। क्या लिखते हैं नागार्जुन जी? वह अपनी कविता में लिखते हैं कि एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। यानी कि देखिए, यहाँ पर वह बता रहे हैं कि जो फसलें होती हैं उसमें एक नहीं, दो नहीं, कई सारी नदियों के पानी का जादू। जादू का मतलब होता है प्रभाव। कई सारी नदियों के पानी का प्रभाव होता है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कई सारी नदियों की, तो सोचने में आता है कि क्या फसलों में कई सारी नदियों का पानी लगता है? नहीं, यहाँ पर कवि क्या इंगित करना चाह रहे हैं कि जैसे किसी क्षेत्र में कोई नदी बहती है, उसके आसपास की जो फसलें हैं उसमें उस नदी के पानी की सिंचाई की जाती है, इसलिए हर फसल को अलग अलग नदियों का पानी मिलता है। और हमें इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं कि जैसे कि समुद्र में सारी नदियाँ मिलती हैं, सारी नदियों से भाप बनकर जो पानी गर्मियों में आकाश में जाता है, वही पानी बारिश में हम सभी लोगों को मिलता है। तो इस तरह से कई सारी नदियों का मिला जुला पानी हमारी फसलों को मिलता है। तो फसलों में जो प्रभाव है वह एक नदी के पानी का नहीं है, ढेर सारी नदियों के पानी का प्रभाव फसलों में होता है। आगे कवि कहते हैं, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। अब यहाँ पर कोटि कोटि का अर्थ क्या है? करोड़ों करोड़ों। और स्पर्श यानी होता है छूना या छुअन। गरिमा का अर्थ होता है गौरव या महत्व। तो इन पंक्तियों का अर्थ क्या है कि एक के नहीं, दो के नहीं, यानी एक व्यक्ति के नहीं, दो व्यक्ति के नहीं, बल्कि लाख लाख कोटि कोटि यानी लाखों लाख, करोड़ों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा। यानी जो फसल बनी है, जो फसल तैयार हुई है, इसमें एक दो व्यक्ति का सहयोग नहीं है, इसमें लाखों लाख, करोड़ों करोड़ लोगों के हाथों की महिमा है, हाथों के स्पर्श का गौरव है। कैसे? क्योंकि जब फसल हो रही होगी तो किसी एक किसान ने नहीं, अगर हम एक पर्टिकुलर खेत की भी बात करें तो किसी एक किसान का पुरुषार्थ नहीं होता है, उसमें उसका पूरा परिवार सहयोग करता है। और इसी के साथ जब फसल पक जाती है तो फसल काट कर घर लाने के बाद तक भी और भी कई सारे लोग उसमें सहयोग करते हैं। फसल को काट कर लाना, सुरक्षित रखना, फिर मार्केट में बेचना, फिर वहाँ पर कई सारे लोग मजदूर लगते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाते हैं। फिर बड़े बड़े व्यापारियों तक फसल पहुँचती है, छोटे व्यापारियों तक आती है, फिर दुकानों पर आती है और उनके बाद घरों तक पहुंचती है। तो इस तरह से फसल में एक दो लोगों के हाथों का स्पर्श नहीं होता है, कई सारे लोगों के हाथों का स्पर्श होता है। आगे बोलते हैं, एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म। यानी कि जो फसल हुई है वो ऐसा नहीं कि किसी एक ही खेत की मिट्टी से हुई है, नहीं, उसमें कई सारे खेतों की मिट्टियों का गुण धर्म, गुण धर्म यानी स्वभाव, और जो अलग अलग प्रभाव होता है मिट्टियों का। जैसे आपने सुना भी होगा ना कि हर तरह की फसल हर मिट्टी में नहीं होती। जैसे कि
काली मिट्टी में कपास मूंगफली होता है, दोमट मिट्टी में चावल बाजरा मटर की खेती अच्छी होती है, पीली मिट्टी आलू गन्ना संतरा इस तरह की फसलों के लिए अच्छी होती है। तो हर मिट्टी का अपना एक गुण होता है, क्वालिटी होती है, उसमें उसी तरह की फसलें उगाने की क्षमता होती है। तो जो हमारे घर फसल आ रही है उसमें एक दो मिट्टियों का स्पर्श नहीं है, एक दो मिट्टियों का गुणधर्म नहीं है, उसमें कई सारी मिट्टियों का अनेक अनेक अलग अलग तरह की जो मिट्टियाँ हैं उनके गुण हैं, उनके स्वभाव हैं। जिस मिट्टी में जो फसल हुई है उसके अंदर उस मिट्टी का स्वभाव है। आगे कवि क्या कहते हैं कि फसल क्या है। अब देखिए कविता में उन्होंने प्रश्न किया है कि फसल क्या है। और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है। और अगली पंक्तियों में ही वे अपने प्रश्न का उत्तर भी स्वयं देते हैं। क्या कहते हैं कि वह और कुछ नहीं है, फसल का मतलब क्या है, सिर्फ नदियों के पानी का वह जादू है, प्रभाव है और लोगों के हाथों के स्पर्श की महिमा है। और क्या क्या है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। भूरी काली संदली, संदली यानी चंदन की तरह, है ना, चंदन के रंग की तरह। तो वो ये कह रहे हैं कि भूली काली और संदली मिट्टी जो होती है इनका प्रभाव अपने आप में लिए हुए है। रूपांतर है सूरज की किरणों का। तो हम सभी जानते हैं कि फसल के लिए पेड़ों के लिए सूर्य का प्रकाश भी कितना ज़रूरी है, कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो फसलें हो नहीं सकती हैं। तो जो सूर्य की किरणें हैं उनका बदला हुआ स्वरूप फसलों में हमें देखने को मिलता है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। और जो साइंस के स्टूडेंट हैं भी नहीं भी हैं तो भी छोटी क्लासेस से इतना तो हमने पढ़ा है ना कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती है, उसमें हवा यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी लग रही है और सूर्य का प्रकाश भी लग रहा है, जल भी लग रहा है, मिट्टी भी लग रही है। तो अब यहाँ कवि किसकी तरफ संकेत कर रहे हैं, हवा की तरफ संकेत कर रहे हैं कि फसल में हवा का सिमटा हुआ संकोच है, या ये कहा जाए कि थिरकती हुई हवा जो बहती है वह सिमट कर फसलों में आ गई है। तो फसल क्या है, इसका उत्तर वो क्या देते हैं, वो कह रहे हैं कुछ भी नहीं है, बस नदियों के पानी का वह जादू है, हाथों के स्पर्श की महिमा है, हाथों के स्पर्श का गौरव है। श्रम का महत्व यहाँ बता रहे हैं कि परिश्रम किया गया है तब फसल हमको मिली है। और अलग अलग मिट्टियों के स्वभाव गुणधर्म भी फसल में है। तो वहीं सूरज की बदली हुई किरणों का स्वरूप है और उन्हीं के अंदर हवा की थिरकन भी मौजूद है, या ये कहा जाए कि हवा की थिरकन का प्रभाव भी फसल के अंदर उपलब्ध होता है। तो यहाँ आके इसका भावार्थ कंप्लीट हुआ। इसको आपको कॉपी में कैसे लिखना है, इसके शब्दार्थ कौन से इंपॉर्टेंट है, तो ये मैंने आप लोगों के लिए लिख दिए हैं। आप इसको अपनी नोटबुक में अपनी कॉपी में आराम से लिख सकते हैं। और यदि कहीं कोई डाउट्स हैं, मैंने कोशिश की है कि उसको आसान शब्दों में लिखूं और साथ में थोड़ा छोटा भी हो ताकि आप उसे अच्छे से समझ सकें। रटने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर 2-3 बार इस वीडियो को सुनेंगे तो आपको अर्थ आसानी से समझ में आ जाएगा। और इसी के साथ अगले वीडियो में आपके इसी पाठ के मैं प्रश्नोत्तर बहुत जल्द लेके आने वाली हूँ। आपको कैसे लिखना है वो भी मैं उस वीडियो में बताऊंगी। तो कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। थैंक यू बच्चों।